एवरीवन। आज हम चर्चा करेंगे इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स का क्या प्रभाव होता है। तो इसके पहले हमने फोर्स का डिफिनेशन बताया था, तो ऑलरेडी उसमें इसके बारे में चर्चा किया भी जा चुका है। फोर्स का प्रभाव क्या होता है, जनरली हम देखते हैं जब किसी भी बॉडी पर हम कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसके दो ही प्रभाव होते हैं। या तो वह बॉडी के पोजीशन को चेंज कर देता है या चेंज करने का प्रयास करता है। तो प्रभाव इन द सेंस क्या है, जैसे हम किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो होता क्या, वो अपने पोजीशन को चेंज कर देता है या उसके आकार में चेंजेस आ जाता है, डिफॉर्मेशन हो जाता है। या कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, उसके वेलोसिटी में वेरिएशन आ जाता है, अधिक से कम, कम से अधिक, या स्टॉप हो जाती है। ये सब जो प्रभाव होते हैं इसी को हम कहते हैं इफेक्ट ऑफ फोर्स। इसके बाद आगे हम बात करते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फोर्सेस। फोर्स कितने प्रकार के होते हैं। जनरली फोर्सेस, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ फोर्सेस, बट अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, आपके सिलेबस के अनुसार कुछ मुख्य रूप से फोर्सेस हैं जो यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे पहला हमारा है एक्सटर्नल फोर्स, इसको हम बाह्य बल कहते हैं। एक्सटर्नल मीन्स बाह्य बल होता है। बाह्य बल हमारा क्या होता है, द फोर्स विच इज अप्लाइड एक्सटर्नली। जब हम किसी बॉडी पर कोई फोर्स बाह्य रूप से लगाते हैं, उसके बाहरी सरफेस पर लगाते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट में रह के लगाते हैं, उसे हम जो है एक्सटर्नल फोर्स कहते हैं। दूसरा हमारा है इंटरनल फोर्स, इसे हम आंतरिक बल कहते हैं। आंतरिक बल को हम देख नहीं सकते, इसको हम फील कर सकते हैं। द फोर्स डेवलप्ड इनसाइड द बॉडी मटेरियल, मतलब जब हम किसी बॉडी या किसी पिंड पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो स्टार्टिंग में अगर उसको देखा जाए तो बॉडी के शेप में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन धीरे धीरे अगर हम उस फोर्स के मैग्नीट्यूड को बढ़ाते जाएं तो कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि या तो बॉडी रेस्ट से मोशन में आ जाएगी या तो बॉडी के शेप में डिफॉर्मेशन होने लगता है। तो बिफोर डिफॉर्मेशन की जो स्थिति है उसको हम उसका एनालिसिस करें तो व्हाट इज रीजन बिहाइंड दिस, कि उसका शेप क्यों नहीं चेंज हो रहा था, उसका पोजीशन क्यों नहीं चेंज हो रहा था। यहाँ से एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है, इसका मतलब कोई ऐसा फोर्स है जो हमारे द्वारा लगाए गए बाह्य बल के विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है। इस प्रकार के फोर्स को ही हम कहते हैं इंटरनल फोर्स। इंटरनल फोर्स जो लगता है वह बॉडी में जो पार्टिकल्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके द्वारा वह बल लगाया जाता है। दूसरा हमारा नेक्स्ट हमारा है एक्टिव फोर्स। एक्टिव फोर्स हमारा क्या होता है, एक्टिव फोर्स हम उस फोर्स को कहते हैं जिस फोर्स के कारण बॉडी रेस्ट से मोशन में आ जाए या बॉडी में जो है डिफॉर्मेशन क्रिएट होना शुरू हो जाए, तो ऐसे फोर्सेस को हम एक्टिव फोर्स कहते हैं। पैसिव फोर्स, पैसिव फोर्स हमारा क्या है, पैसिव फोर्स रिलेटेड टू एक्टिव फोर्स। जस्ट ये एक्टिव फोर्स से रिलेटेड है बट इससे अपोजिट होता है। पैसिव फोर्स क्या होता है, जैसे हमने एक्टिव फोर्स में ये बताया कि यह वह फोर्स होता है जब हम इसको किसी बॉडी पर अप्लाई करते हैं तो बॉडी रेस्ट से मोशन में आ जाती है या तो बॉडी में डिफॉर्मेशन हो जाता है। तो पैसिव फोर्स हमारा क्या होता है, जब तक डिफॉर्मेशन नहीं होता, जैसे हम देखते हैं कि फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, उस डिफॉर्मेशन को कोई ऐसा फोर्स है जो रोक रहा है, तो वह फोर्स जो बॉडी को मोशन में आने से रोके, वह फोर्स जो बॉडी में डिफॉर्मेशन क्रिएट होने से रोके, उस फोर्स को हम कहते हैं पैसिव फोर्स। इसके बाद हमारा आता है एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, क्रिया और प्रतिक्रिया बल। क्रिया और प्रतिक्रिया बल हमारा कहाँ से आता है, न्यूटन के तृतीय लॉ ऑफ मोशन से, तृतीय गति के नियम से हमारा आता है क्रिया और प्रतिक्रिया का। इसमें होता क्या है, जैसे हम देखते हैं जब दो बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं, वो दोनों बॉडी एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करती हैं, इन दोनों के बीच लगने वाले फोर्सेस को हम क्या कहते हैं, क्रिया और प्रतिक्रिया बल। ये इन दोनों बल का जो डायरेक्शन होता है एक दूसरे के विपरीत होता है। इनका मान इक्वल होता तब तक जब तक ये इक्विलिब्रियम में होते हैं। कैसे, सपोज दैट कोई एक बुक है और उस बुक को हम किसी टेबल पर रखते हैं, तो बुक का अपना कुछ मास होगा, उसका कुछ भार होगा, तो बुक क्या करेगा, उस टेबल पर नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा और वह टेबल को नीचे की तरफ दाबेगा या कंप्रेस करेगा।
लेकिन बुक जो है नीचे की तरफ टेबल को ना तो कंप्रेस कर पा रही, वहीं पर है। इसका मतलब जो टेबल है वह एक ऐसा फोर्स लगा रहा है जो बुक को नीचे आने से रोक रहा है। तो जो टेबल के द्वारा बुक के ऊपर फोर्स लगाया जा रहा है वो हमारा प्रतिक्रिया बल कहलाता है, और बुक के भार के कारण जो बल लग रहा है वो हमारा क्रिया कहलाता है। तो ये हमारा क्रिया और प्रतिक्रिया बल होता है। इन दोनों के जो डायरेक्शंस होते हैं वो हमेशा एक दूसरे के विपरीत होते हैं, और जब बॉडी इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगी अर्थात साम्यावस्था में, तो दोनों ये बल आपस में क्या होते हैं, एक समान होते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हमारे क्या होते हैं, जैसे हम कभी कभी किसी बॉडी पर ऐसा फोर्स लगाते हैं कि उससे हमारा डायरेक्टली कांटेक्ट होता है, जैसे किसी वॉल को धक्का देना, किसी पत्थर को जो है धक्का देना, तो हम या तो डायरेक्टली अपने हाथ से उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे, या किसी रॉड के माध्यम से अप्लाई करेंगे, या और किसी मीडियम से अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हमारा हम जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, हमारा जो कांटेक्ट हो रहा है उस बॉडी से डायरेक्टली हो रहा, चाहे वो रॉड के माध्यम से हो, चाहे बाई हैंड के माध्यम से हो, या किसी चैन के माध्यम से हो, या किसी रोप के माध्यम से हो। अगर इस प्रकार से हम कहीं भी फोर्स लगा रहे हैं तो यह फोर्स हमारा कहलाता है कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स में जो मीडियम होता है फोर्स, दो बॉडी के बीच में जो फोर्सेस लगता है वो मीडियम इनविजिबल होता है, वो हमको दिखाई नहीं देता। जैसे पृथ्वी के द्वारा किसी पिंड पर लगाए जाने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, दो मैग्नेट के बीच में लगने वाला जो है अट्रैक्टिव फोर्स या रिपल्सिव फोर्स, ये जो फोर्सेस हमारे होते हैं ये हमारे नॉन कांटेक्ट टाइप के फोर्स आते हैं। इसके बाद हमारा आता है टेंशन और कंप्रेशन। टेंशन को हम तनाव बल कहते हैं, कंप्रेशन को हम जो है संपीड़न बल कहते हैं। टेंशन और कंप्रेशन बल हमारा क्या होता है, टेंशन मीन्स तनाव। टेंशन हमारा क्या होता है, जब हम किसी बॉडी पर दो सेम मैग्नीट्यूड के परस्पर विपरीत दिशाओं में बल लगाते हैं तो उस बल के प्रभाव के कारण उस पिंड के लंबाई में परिवर्तन होता है। तो अगर इस प्रकार का कहीं फोर्स लग रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, टेंशन फोर्स। जैसे सपोज दैट यह एक बॉडी है, इस बॉडी पर हम सेम मैग्नीट्यूड का पी फोर्स परस्पर विपरीत दिशाओं में लगा रहे हैं। अब इस फोर्स का नेचर क्या है, ये बॉडी को खींच रहा है, इसके प्रभाव से बॉडी के लंबाई में वृद्धि होगी और डायमेंशन में क्या होगा, कमी होगा। अगर इस प्रकार के फोर्स कहीं पर लग रहे हैं तो उसे हम टेंसाइल फोर्स कहेंगे। कंप्रेसिव फोर्स क्या होता है, जस्ट टेंसाइल फोर्स का अपोजिट होता है। इसी तरह अगर सेम मैग्नीट्यूड का हम किसी बॉडी पर परस्पर विपरीत दिशाओं में फोर्स इस प्रकार लगाएं कि उस फोर्स के कारण यदि बॉडी के लंबाई में कमी हो, कंप्रेस करना, जैसे कोई बैलून हो, बैलून को हम कंप्रेस करते हैं तो क्या होता है, उसका डायमेंशन कम होता है। अब यहाँ इस फोर्स को अगर हम इस तरह से अप्लाई करेंगे तो इसके लंबाई में क्या होगी, कमी होगी। इस प्रकार के फोर्सेस को हम क्या कहते हैं, कंप्रेसिव फोर्स कहते हैं। इसके बाद इसी में आगे हमारे दो मुख्य प्रिंसिपल्स हैं, दो नियम हैं। पहला हमारा प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्सेस, बल की स्वतंत्रशीलता का सिद्धांत। बल की स्वतंत्रशीलता का सिद्धांत हमारा क्या कहता है, इस स्टेटमेंट के अनुसार या इस नियम के अनुसार ये क्या कहता है, इफ अ नंबर ऑफ फोर्सेस आर साइमल्टेनियसली एक्टिंग ऑन अ बॉडी then the resultant of these forces will have the same effect as produced by all the forces। ये स्टेटमेंट या ये सिद्धांत हमारा ये कहता है कि अगर कोई बॉडी है और उस बॉडी पर हम एक ही साथ कई सारे फोर्स, ग्रुप ऑफ फोर्स लगा रहे हैं, तो उसमें से जो प्रत्येक बल होगा वो बॉडी पर जो अपना प्रभाव डालेगा वो स्वतंत्र रूप से डालेगा। कहने का ये मतलब कि अगर हम अकेले एक बल उस पर लगाएं तो उस बल से जितना प्रभाव अकेले उस बॉडी पर डाला जाएगा उतना ही प्रभाव जो है जब एक साथ कई सारे बल उस पिंड पर लगेंगे तब भी पड़ेगा। इट मीन्स प्रत्येक बल जो होता है वो स्वतंत्र रूप से पिंड पर या बॉडी पर अपना प्रभाव डालता है। ये सिद्धांत हमारा फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्स है। नेक्स्ट हमारा है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिबिलिटी ऑफ फोर्सेस, बल की संचरणशीलता का सिद्धांत। बल की संचरणशीलता का सिद्धांत हमारा क्या कहता है, इफ अ फोर्स एक्ट एट एनी पॉइंट ऑन a rigid body it may also be considered to act at any other point on its line of action provided this point is rigidly connected with the body।
ये प्रिंसिपल हमारा ये कहता है कि सपोज दैट कोई एक रिजिड बॉडी है और उस रिजिड बॉडी पर मान लीजिए हम कोई फोर्स अप्लाई करते हैं, तो जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो हमारा क्या होगा, जहां पर डायरेक्ट उसका कांटेक्ट हो रहा है उस फोर्स का, दैट इज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस। वो तो हो ही गया, वो सबसे ज्यादा उस पर फोर्स का प्रभाव पड़ेगा ही। साथ ही साथ ये प्रिंसिपल ये कहता है कि उस लगने वाले बल के लाइन ऑफ एक्शन में पड़ने वाले जितने भी बिंदु होंगे उन सभी बिंदुओं पर भी उस बल का उतना ही प्रभाव होगा यदि वो सभी बिंदु एक दूसरे से रिजिडली कनेक्टेड हो। जैसे मान लीजिए ये कोई हमारी एक बॉडी है और ये हमारी क्या है, रिजिड बॉडी है। अब इस रिजिड बॉडी पर हम क्या करते हैं, एक कोई P मैग्नीट्यूड का फोर्स सपोज दैट इस G पॉइंट पर इसके CG पर लगाते हैं, दैट इज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दिस P फोर्स। तो अब ये स्टेटमेंट हमारा या ये प्रिंसिपल ये कहता है कि इस फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन पर पड़ने वाले किसी भी बिंदु पर, सपोज दैट हम A बिंदु ले लिए, B बिंदु ले लिए, C बिंदु ले लिए या D बिंदु, जैसा भी, इन सभी बिंदुओं पर उतना ही प्रभाव पड़ेगा जितना इस पर। और ये कब होगा, जब ये सब बिंदु इसी लाइन ऑफ एक्शन पर हो और ये सब बिंदु एक दूसरे से क्या हो, रिजिडली कनेक्टेड हो। ये हमारा प्रिंसिपल है ट्रांसमिबिलिटी ऑफ फोर्सेस का। तो इस प्रकार से जो हमारा फर्स्ट यूनिट था फंडामेंटल्स ऑफ फोर्सेस या जो है इंट्रोडक्शन ऑफ अप्लाइड मैकेनिक्स, इतने टॉपिक्स इसमें थे। अब इसमें हमारा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, हर बार जो आपका अप्लाइड मैकेनिक्स का बीटी बोर्ड के अनुसार जो क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर किए जाते हैं, मिनिमम इससे एक क्वेश्चन हमारे आते हैं और मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन हमारे पूछे कहाँ से जाते हैं, जैसे स्टार्टिंग में हमने आपको एक बताया था व्हाट इज मैकेनिक्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मैकेनिक्स, यूटिलिटी ऑफ मैकेनिक्स। तो एक क्वेश्चन तो ये कभी कभी पूछ लेता है, मैकेनिक्स से आप क्या समझते हैं, इसको विस्तार से समझाइए। तो मैकेनिक्स की डिफिनीशन, उसका क्लासिफिकेशन, और क्लासिफिकेशन जब हम करेंगे तो प्रत्येक पार्ट के बारे में बताएंगे। एक क्वेश्चन ये बनता है। दूसरा क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है यूटिलिटी ऑफ मैकेनिक्स या यूटिलिटी ऑफ अप्लाइड मैकेनिक्स, मीन्स इसकी उपयोगिता आपके जीवन में क्या है या इंजीनियरिंग के क्षेत्र में क्या है। तो इसकी उपयोगिता इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा है, जैसे किसी मशीन का डिजाइन करना हो, किसी बिल्डिंग का डिजाइन करना हो, कोई कंस्ट्रक्शन करना हो, किसी पुल का डिजाइन करना हो, ट्रस का डिजाइन करना हो, उसमें कितने फोर्सेस लग रहे हैं, डायरेक्शन, ये सब जो है यूटिलिटी के अंतर्गत आता। तो 2 क्वेश्चन ये हो गए। तीसरा क्वेश्चन हमारा जो बनता है वो यहाँ से बनता है प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्सेस, और चौथा हमारा बनता है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिबिलिटी ऑफ फोर्सेस। अब ये जो 2 हमारे स्टेटमेंट या प्रिंसिपल है, इसमें से एक क्वेश्चन 100% हर बार के एग्जाम में पूछा गया है। इसमें से एक क्वेश्चन आपका श्योर है। तो ये जो 4 हमने आपको बताया, इन चारों से एक क्वेश्चन जरूर आता है या कभी कभी इसी को पार्ट वाइज पूछ लेता है। थैंक यू।